ओके, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ग्लैंड चैप्टर खत्म कर लिया था। ठीक है, ग्लैंड के बाद अब हम चलते हैं। देखो, जो टॉपिक अभी हम पढ़ने वाले हैं उसमें जैसे कि हम लोग न्यूट्रिशन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट, बॉडी को क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है बट उन्हें एक जगह समराइज नहीं किया है, तो मैं उन्हें समराइज कर देता हूं एक जगह ताकि आपको याद रहे। ठीक है, जैसे पूछेगा कि हमारी बॉडी में कितनी कैविटी पाई जाती हैं। कैविटी मतलब ऐसा पोर्शन जिसके अंदर कोई ऑर्गन हो, हमारे शरीर का ऐसा पोर्शन जिसके अंदर कुछ हो, तो उसको हम कहते हैं कैविटी। क्या कहते हैं? कैविटी। कैविटी को हिंदी में कहते हैं गुहा। गुहा। अब देखो, सबसे ऊपर अगर हम देखते हैं तो हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन एक गड्ढे में रहता है। गुहा मतलब गड्ढा, एक गड्ढे में हो रहता है, उसको हम लोग कहते हैं क्रेनियम, है ना। क्रेनियम, कपाल। तो कपाल के अंदर ब्रेन होता है, तो इसलिए क्रेनियम को, कपाल को कहते हैं क्रेनियम कैविटी। क्रेनियम कैविटी हिंदी में क्या कहेंगे? कपाल गुहा। कपाल गुहा, कपाल गुहा, कपाल गुहा। क्रेनियम कैविटी में क्या पाया जाएगा? हमारा ब्रेन, हमारा ब्रेन। उसके बाद नीचे आएंगे तो हमें मिलेगा हमारा मुंह। मुंह, मुंह में देखो खाली जगह होता है, इसलिए उसमें एक कटोरा खाना भर लेते हैं, है ना। तो मुंह को हम कहते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा। मुख गुहा। इसी मुख में हमारा जीभ मिलेगा, दांत मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो इसी मुंह में हम खाना भर लेते हैं और खाते हैं, चबाते हैं। तो पहले ऊपर ब्रेन, ब्रेन किस में रहेगा? क्रेनियम कैविटी यानी कपाल गुहा। मुख बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा। उसके बाद नीचे आएंगे तो हमें देखने को मिलेगा ये छाती। छाती, छाती को हम कहते हैं थोरैसिक। क्या कहते हैं? थोरैसिक। ठीक है, थोरैसिक यानी थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी। वक्ष गुहा, छाती को कहते हैं वक्ष। ठीक है, वक्ष गुहा, वक्ष गुहा, वक्ष गुहा। इसी छाती में हमारा जो लंग्स होता है, उसके बाद अंदर देखेंगे तो हार्ट देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो हमें छाती में ये दोनों चीजें देखने को मिलती है। तो सबसे ऊपर शुरू होता है ब्रेन से, क्रेनियम कैविटी, फिर मुंह बक्कल कैविटी, फिर छाती थोरैसिक कैविटी। ठीक है, थोरैसिक कैविटी। उसके बाद आता है पेट। पेट में हमें पूरा का पूरा सिस्टम देखने को मिलता है। पेट को हम कहते हैं एब्डोमेन कैविटी। क्या कहते हैं? एब्डोमेन कैविटी। एब्डोमेन कैविटी यानी उदर गुहा। उदर गुहा, उदर गुहा। पेट को क्या कहते हैं? उदर। उदर, है ना। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका वह श्री गणेश। समझा? तो उदर गुहा, उदर गुहा। इन सारे गुहा, इन सारे कैविटीज में से सबसे बड़ा होता है एब्डोमेन कैविटी, लार्जेस्ट। ठीक है, लार्जेस्ट। लार्जेस्ट क्यों? क्योंकि हमें इसी के अंदर देखो हमारा पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत। ठीक है, अगर किसी ने पेट चीर दिया, एब्डोमेन को चीर दिया, तो उसमें से बहुत सारा मटेरियल बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 तरीके के, जो 4 तरीके के, जो 1 2 3 4, 4 तरीके के जो कैविटी हैं उन्हें याद रखना। पहला क्रेनियम यानी कपाल गुहा, दूसरा बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा, तीसरा थोरैसिक कैविटी यानी वक्ष गुहा, और चौथा एब्डोमेन कैविटी यानी उदर गुहा। एब्डोमेन कैविटी यानी उदर गुहा, उदर गुहा। इतना क्लियर हो गया? बहुत अच्छा। अब चलो हम यहां से समझते हैं कि जो हमारा पूरा का पूरा ये जो शरीर है, एक बात बताओ, मैं इसको यहां पर कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा हमारा शरीर है, इस शरीर के अंदर हमें अलग अलग तरीके के ऑर्गन देखने को मिल रहे हैं कि नहीं? जैसे हमारा ब्रेन है, ठीक है, उसके बाद हमारा लंग्स है, लंग्स के बाद हमारा जो लीवर दिख जाएगा, लीवर के बाद किडनी होती है यहाँ पे, है ना।
तो ये सारे के सारे ऑर्गन मिल करके हमारा पूरा शरीर बनता है, पूरा शरीर बनता है। और हमको पता है हर एक ऑर्गन बनने के लिए कुछ सेल का इस्तेमाल होता है, यानी कोशिकाओं का इस्तेमाल होता है ना। ऑर्गन किससे बनते हैं? कई सारे सेल से मिलकर के एक ऑर्गन बनता है, और कई सारे ऑर्गन को मिला करके हमारा शरीर बनता है, हमारा शरीर बनता है। तो हम अब ये समझते हैं कि कौन सा ऑर्गन किस सेल से बना हुआ है। जैसे कि अगर मैं कहूंगा कि ब्रेन, ब्रेन ब्रेन किस सेल से बना हुआ है? तो ब्रेन न्यूरॉन सेल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन सेल। ब्रेन किससे बना हुआ है? न्यूरॉन सेल से। ब्रेन न्यूरॉन सेल से बना हुआ है। उसके बाद ये लंग्स, लंग्स लंग्स के अंदर हमने पढ़ा था एल्वियोली, जो ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है, तो एल्वियोली सेल, ठीक है, एल्वियोली से बना हुआ है। लंग्स, लंग्स किससे बना हुआ है? एल्वियोली सेल से बना हुआ है, एल्वियोली सेल से बना हुआ है, ठीक है, एल्वियोली सेल से बना हुआ है। उसी तरीके से हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट, दिल, हृदय, हार्ट, हार्ट बना होता है कार्डियक सेल। इससे कार्डियक सेल, कार्डियक सेल, कार्डियक सेल। हार्ट किससे बना होता है? कार्डियक सेल, कार्डियक सेल, कार्डियक सेल, ठीक है। उसी तरीके से हमारा आता है जो लीवर, लीवर, लीवर किससे बनता है? तो लीवर बनता है हेपेटिक सेल से, हेपेटिक सेल, हेपेटिक सेल। लीवर किससे बनता है? हेपेटिक सेल, हेपेटिक सेल, हेपेटिक सेल, ठीक है, हेपेटिक सेल। उसके बाद यहां पर जो पाया जाता है किडनी, किडनी, किडनी बनता है नेफ्रॉन सेल। किससे बनता है? नेफ्रॉन सेल, नेफ्रॉन सेल, नेफ्रॉन सेल, नेफ्रॉन सेल। और शरीर के अंदर जो पाई जाती हैं हड्डियां, शरीर के अंदर जो पाई जाती हैं हड्डियां, वो हड्डियां किससे बनती हैं? तो ऑस्टियो सेल, ऑस्टियो किससे बनती है? ऑस्टियो सेल, ऑस्टियो सेल, ऑस्टियो सेल। समझा? अब देखो, हमको पता है पूरा जो शरीर ऑर्गन से बना है, ऑर्गन एक सेल से बने हुए हैं, यानी सेल क्या होते हैं? यूनिट होते हैं। सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ बॉडी, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ बॉडी। तो अगर पूछेगा कि ब्रेन का यूनिट क्या है, उसका कहने का मतलब है कि ब्रेन किस सेल से बना हुआ है, ब्रेन किस सेल से बना हुआ है? तो बना है न्यूरॉन सेल से। न्यूरॉन सेल्स आर द यूनिट और फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ ब्रेन, फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ ब्रेन। तो यूनिट का मतलब कोई भी चीज किससे बना हुआ है। तो बताओ, ब्रेन न्यूरॉन सेल, ब्रेन न्यूरॉन सेल। लंग्स एल्वियोली, लंग्स एल्वियोली। लीवर हेपेटिक सेल, लीवर हेप्टिक सेल, लीवर हेप्टिक सेल। हार्ट कार्डियक सेल, हार्ट कार्डियक सेल, हार्ट कार्डियक सेल। किडनी नेफ्रॉन सेल, किडनी नेफ्रॉन सेल, किडनी नेफ्रॉन सेल। हड्डियां बोन्स ऑस्टियो सेल, बोन्स ऑस्टियो सेल, बोन्स ऑस्टियो सेल्स। इतना क्लियर हो गया? ओके, अब देखो, ये सारे के सारे हमने यूनिट पढ़ लिए। इसको हम क्या कहते हैं? यूनिट, यानी किससे बना हुआ है क्या चीज, तो हम कहते हैं यूनिट, यूनिट्स ऑफ ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन यानी किससे बना हुआ है, ठीक है। अब हर एक ऑर्गन को ना प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक पतली लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लेयर। जैसे अगर मैं कहूं कि जैसे मैं ये हार्ट बनाऊंगा ऐसे, ठीक है, ये हार्ट, इस हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर एक पतली सी लेयर पाई जाती है, एक पतली सी लेयर पाई जाती है, चद्दर जैसी एक झिल्ली पाई जाती है। तो उस झिल्ली को हम बायोलॉजिकल टर्म में कहते हैं मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। तो हम समझते हैं कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स, हर एक ऑर्गन्स के ऊपर पाए जाने वाले उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, ठीक है, हर एक ऑर्गन के ऊपर पाए जाने वाले मेम्ब्रेन का नाम क्या है। जैसे जैसे मैं इसमें दिखाता हूं कि जैसे ब्रेन होता है, ठीक है, पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है? ब्रेन। तो ब्रेन का जो बाहरी आवरण होगा, जो ब्रेन का बाहरी आवरण होगा, जो मेम्ब्रेन होगा, उसको हम कहते हैं मेनिंजाइस। क्या कहते हैं?
मेनिनजाइस, ठीक है, मेनिनजाइस, मेनिनजाइस। तो ब्रेन का बाहरी आवरण या मेम्ब्रेन क्या कहलाता है? मेनिनजाइस, मेनिनजाइस। जब मैं आंख पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था आंखों के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कवर लगी होती है, उस ट्रांसपेरेंट कवर को कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया, कॉर्निया। ये तो इसमें कलर दिखाई नहीं दे रहा है, उसको कहते हैं कॉर्निया। मैं यहाँ दूसरे कलर से लिखता हूं, कॉर्निया, ठीक है। आंखों के बाहरी कवर को हम क्या कहते हैं? कॉर्निया, कॉर्निया। उसी तरीके से जो लंग्स होता है, लंग्स, लंग्स के बाहरी कवर को हम कहते हैं प्ल्यूरा। लंग्स के बाहरी कवर को क्या कहते हैं? प्ल्यूरा, प्ल्यूरा। आउटर कवर ऑफ लंग्स नोन एज प्ल्यूरा, यानी मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स नोन एज प्ल्यूरा, प्ल्यूरा, प्ल्यूरा। हार्ट का जो बाहरी कवर होता है उसे कहते हैं पेरिकार्डियक। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियक, ठीक है, पेरिकार्डियक। बाहरी कवर ऑफ हार्ट, हार्ट के बाहरी कवर को हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियक, पेरिकार्डियक, पेरिकार्डियक। जो लीवर होता है, लीवर, लीवर के बाहरी कवर को हम कहते हैं पेरीहेपेटिक। क्या कहते हैं? पेरीहेपेटिक, हेपेटिक। कभी कभी इसे ही ग्लीसन कैप्सूल कहा जाता है। क्या कहते हैं? ग्लीसन कैप्सूल, ठीक है, ग्लीसन कैप्सूल, ग्लीसन कैप्सूल। इसी पेरीहेपेटिक को ग्लीसन कैप्सूल कहते हैं। पेरीहेपेटिक को क्या कहते हैं? ग्लीसन कैप्सूल कहते हैं, ग्लीसन कैप्सूल कहते हैं। उसके बाद किडनी, किडनी के बाहरी आवरण को कहते हैं पेरिटोनियम। क्या कहते हैं? पेरिटोनियम, पेरिटोनियम, ठीक है, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम। समझ में आ गया इतना? बताओ, ब्रेन के बाहरी आवरण को मेनिनजाइस, आंखों के बाहरी आवरण को कॉर्निया, लंग्स के बाहरी आवरण को प्ल्यूरा, हार्ट के बाहरी आवरण को पेरिकार्डियक और लीवर के बाहरी आवरण को पेरीहेपेटिक या ग्लीसन कैप्सूल और किडनी के बाहरी आवरण को पेरिटोनियम, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम। जब ये सारी चीजें पढ़ा रहा था तो मैंने बताया हुआ था, बस यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इन्हें इकट्ठे रख दे रहा हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो, आपको याद करने में आसानी हो। इतना क्लियर हुआ? ओके, अब चलते हैं, हम समझते हैं कि हमारा ये जो पूरा शरीर होता है, ठीक है, जो हमारी ये पूरी बॉडी होती है, इसको बनने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कौन से पोषक तत्व जरूरी होते हैं, न्यूट्रिशंस कौन कौन से जरूरी होते हैं, इसके बारे में समझना है। न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व कौन कौन से जरूरी है, किसके लिए? बॉडी के लिए, बॉडी के लिए, बॉडी रिक्वायरमेंट के लिए न्यूट्रिशन जरूरी होते हैं। मैं लिख दूं, बॉडी रिक्वायरमेंट, ठीक है। देखो, एक बॉडी को प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए इसमें कुल 7 चीजों का होना जरूरी है। कितने चीजों का? 7। कौन कौन से हैं? हो गया क्या? बहुत। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा होता है फैट, फैट। तीसरा होता है प्रोटीन, प्रोटीन्स। चौथा होता है मिनरल्स, मिनरल्स। पांचवा होता है वाटर, पानी, पानी। और छठवां होता है विटामिन्स, विटामिन्स। और सातवां होता है रजेस, इसको हम कहते हैं हिंदी में रुच्छास, ठीक है, रजेस यानी रुच्छास। तो ये 7 चीजों की जरूरत होती है हमारे शरीर के लिए, ठीक है, 7 चीजें जरूरी होती हैं हमारे शरीर के लिए। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, वाटर, विटामिन्स और रुच्छास, रजेस, ठीक है, रजेस। क्या? रजेस। बताओ फिर से, न्यूट्रिशन, बॉडी के लिए जरूरी न्यूट्रिशन कौन कौन से हैं? जो भी हम खाना खाएंगे उन खाने में ये 7 चीजों का होना जरूरी है। अगर इन 7 में कमी आ जाए, 7 में से किसी भी चीज की कमी होगी तो हमारे बॉडी का ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाएगा,
हम बौने रह जाएंगे, आड़े टेढ़े रह जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो बताओ, बॉडी की ग्रोथ के लिए कौन से न्यूट्रिशंस की जरूरत पड़ती है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाटर, विटामिन्स, रजेस यानी रुक्षांश। हम सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये सीक्वेंस याद कर लो। ये याद रहेगा तो पढ़ने में आसानी होगी। न्यूट्रिशंस याद हो गए? कौन कौन से न्यूट्रिशंस? फिर से बोलो एक बार। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाटर, विटामिन्स और रजेस। इसको कहते हैं रुक्षांश। तो क्या कहते हैं? रुक्षांश। ठीक है, रुक्षांश या मोटा चारा जिसको कह सकते हो। मोटे चारे में पाया जाता है सारी की सारी चीजें। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में समझे। चलो देखो, दुनिया में हम जो भी मीठा चीज खाते हैं, चाहे वो कम मीठा हो ज्यादा मीठा हो, उन सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। पहली चीज मैं लिख दूं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। हिंदी में इसको कहते हैं शर्करा। शर्करा हिंदी में क्या कहते हैं? शर्करा। ये दुनिया की सभी मीठे चीजों में पाया जाता है। फाउंड इन ऑल स्वीट मटेरियल्स। ठीक है, दुनिया के सभी मीठे चीजों में पाया जाता है। थोड़ा भी मीठा हो उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा। जैसे आप चावल खाते हो, चावल मीठा लगता है, कार्बोहाइड्रेट है। रोटी खाते हो, रोटी मीठी लगती है, कार्बोहाइड्रेट है। समझ में? पाव खाते हो, पाव मीठी लगती है, कार्बोहाइड्रेट है। बिस्किट खाते हो, बिस्किट मीठी लगती है, कार्बोहाइड्रेट है। यानी हर एक मीठी चीज में हमें कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलती है। ये कार्बोहाइड्रेट 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। समझ में आया? कितने चीजों से मिलकर बनी होती है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसलिए कार्बन का कार्बो, हाइड्रोजन का हाइड्रेट और ऑक्सीजन का ये ले लिया जाता है, और ऑक्सीजन का ओ और हाइड्रोजन का हाइड्रेट लिया जाता है। कार्बन से कार्ब, ऑक्सीजन से ओ और हाइड्रोजन से जो है, ये ऐसे लिख दो COH। अगर लिख दू COH तो देखो, कार्बन का कार्ब, ऑक्सीजन का O और हाइड्रोजन का हाइड्रेट्स, इसको मिला करके बनता है कार्बोहाइड्रेट। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका जब मैं बताऊंगा फॉर्मूला C6H12O6, सिंपल ग्लूकोज का फॉर्मूला है, लेकिन आपको अभी तो ग्लूकोज के ही बारे में पता नहीं है, तो फॉर्मूला जान के क्या करेंगे। तो हम ये समझते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, टाइप्स। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स मेनली 3 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप के? 3। एक को हम कहते हैं मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड्स क्या कहते हैं? मोनोसेकेराइड। दूसरे को हम कहते हैं डाइसेकेराइड्स। और तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड्स। बताओ, कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स। अब देखो, मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक ही चीज से बना होगा। ठीक है, डाई का मतलब होगा 2, कम से कम 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। और जब 2 से अधिक मॉलिक्यूल मिल जाते हैं तो उसे हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड्स। समझे? जब 2 से अधिक मॉलिक्यूल मिल जाते हैं तो उसे हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स। तो कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के? 3, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स। जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं। सिंपलेस्ट
फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इन्हें ब्रेक करने के लिए टाइम नहीं लगता है, बहुत मतलब लेस टाइम, ठीक है, लेस टाइम, बहुत जल्दी डिजोल्व हो जाते हैं बॉडी में और तुरंत हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं? इंस्टेंट एनर्जी। अब मेरे इंस्टेंट एनर्जी कहने से आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हाँ, एकदम सही पकड़े हो, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर किसी को चक्कर आ गया है, बेहोश होके गिर गया है, तो उसको तुरंत ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज को पचने के लिए टाइम नहीं लगता है, वो तुरंत बॉडी में जाता है, ब्लड में मिलता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। आप भाग रहे हो, भागते भागते थक गए हो, पानी का बोतल लिए, ग्लूकोज मिलाए, पिए, फटाक से आपको एनर्जी मिली, फिर भागना शुरू कर दिए। समझ में आया? जिम कर रहे हो, जिम करते करते डिहाइड्रेट हो चुके हो, पानी की कमी हो गई है, पानी में ग्लूकोज मिलाओ, पियो, धकाक से एकदम एनर्जी मिलेगी, फिर से जिम करना चालू कर दोगे। समझ में आया? तो ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो मोनोसेकेराइड्स का एग्जाम्पल है। ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल है? ग्लूकोज मोनोसेकेराइड्स का एग्जाम्पल है। तो अब हम मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड्स के एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ठीक है, चलो मैं यहां लिख देता हूं मोनोसेकेराइड्स, उसके बाद यहां लिख दूंगा सेकेराइड्स, और फिर यहां लिख दूंगा पॉलीसेकेराइड्स। देखो, मोनोसेकेराइड में पहला हमने क्या कहा? ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज को कभी कभी डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। डेक्सट्रोज। तो अगर आपके एग्जाम में दे दे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन में ग्लूकोज की जगह डेक्सट्रोज दे दे, तो घबराना नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज का दूसरा नाम क्या होता है? डेक्सट्रोज होता है। ठीक है, ग्लूकोज के बारे में समझ में आ गया? ओके, ग्लूकोज का ही फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसी ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला होता है, यानी इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा होती है। इसका रेशियो पूछता है कि एक ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल है? तो कार्बोहाइड्रेट्स का। तो कहेगा कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है? तो अगर हम इनको 6 से डिवाइड करेंगे सबको, तो कितना आ जाएगा? 1:2:1। समझ में आया? यानी कार्बन 1:, हाइड्रोजन 2:, ऑक्सीजन 1। समझ में आ गया? हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट्स में जो रेशो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का, तो क्या होता है? 1:2:1। इतना क्लियर है? ओके, चलो, ग्लूकोज के बारे में मैंने सारा इंफॉर्मेशन दे दिया। ग्लूकोज का दूसरा नाम डेक्सट्रोज। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला C6H12O6। उसके बाद आता है फ्रुक्टोज हमें फलों और हनी से मिलता है। फ्रूट्स और हनी। अरे तुम्हारी वाली हनी नहीं, ये क्या कहते हैं इसको? हनी को, जो मधु होता है ना, मधु लड़की नहीं जी, मधु जो छत्ता से निकालते हैं। समझ में आया? हाँ, वही। ओके, तो फ्रुक्टोज कहेगा कि मोनोसेकेराइड्स में सबसे ज्यादा मीठा कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट में सबसे मीठा कौन होता है? तो होता है फ्रुक्टोज हमें फलों से और हनी से मिलता है, ये सबसे अधिक मीठा होता है। ठीक है, पूरे कार्बोहाइड्रेट में सबसे अधिक मीठा यही फ्रुक्टोज ही होता है। उसके बाद मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल होता है राइबोज। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स में
लास्ट में ओज लगा होता है, ओज, समझ में आया? कार्बोहाइड्रेट में लास्ट में क्या लगा रहता है? ओज लगा रहता है, ओज लगा रहता है। तो बताओ ये जो राइबोज है, राइबोज, ये नाम सुना सुना लग रहा है। आरएनए में क्या पाया जाता है? आरएनए में राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी राइबोज शुगर पाया जाता है, राइबोज शुगर पाया जाता है। तो राइबोज जो है ये मोनोसेक्राइड का एग्जांपल है। उसी तरीके से डीएनए में पाया जाने वाला डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज वो भी मोनोसेक्राइड का एग्जांपल होता है, मोनोसेक्राइड का एग्जांपल होता है। इसका एक एग्जांपल और याद रखना, ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज। तो ये 4 एग्जांपल मोनोसेक्राइड्स के याद रखने हैं। मोनोसेक्राइड्स के कितने एग्जांपल? 4। कौन कौन से? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज, ग्लैक्टोज। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज और ग्लैक्टोज, ठीक है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज और ग्लैक्टोज। अब देखो आते हैं डाइसेक्राइड्स पर। डाइसेक्राइड का मतलब ये दो मॉलिक्यूल से मिलकर बने होंगे, है ना? अगर जैसे कि मैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिला दूं तो डाइसेक्राइड बन जाएगा, फ्रुक्टोज राइबोज को मिला दूं तो डाइसेक्राइड बन जाएगा, या ग्लूकोज ग्लूकोज को मिला दूं तो डाइसेक्राइड बन जाएगा। समझ में आया? तो इसी तरीके से डाइसेक्राइड का एग्जांपल होता है सुक्रोज, 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 सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों से मिलकर बनता है। किससे किससे? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज दोनों से मिलकर बनता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों से मिलकर बनता है। ये हमें शुगर केन और शुगर में पाया जाता है। चीनी किसका बनता है? शुगर केन का। तो सीधा याद रखो कि गन्ने में पाया जाता है सुक्रोज, गन्ने में पाया जाता है सुक्रोज, शक्कर में पाया जाएगा सुक्रोज, शक्कर में पाया जाएगा सुक्रोज। उसके बाद आपने सुना होगा लैक्टोज, लैक्टोज कहाँ मिलता है? मिल्क में, दूध में, दूध में मिलता है लैक्टोज। लैक्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बनता है, लैक्टोज, सॉरी ग्लूकोज ग्लूकोज से नहीं, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बनता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बनता है लैक्टोज। लैक्टोज मिल्क में पाया जाता है। डाइसेक्राइड का एग्जांपल है लैक्टोज। तीसरा होता है आपका माल्टोज, माल्टा सुना है? माल्टोज, 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 माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज दोनों से मिलकर बनता है माल्टोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज दोनों से मिलकर बनता है माल्टोज। समझ में आया? ग्लूकोज और ग्लूकोज दोनों से मिलकर बनता है माल्टोज। तो डाइसेक्राइड में ये 3 एग्जांपल याद रहेंगे। डाइसेक्राइड में सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। सुक्रोज शुगर केन से, लैक्टोज दूध से, माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से, ठीक है? उसके बाद आते हैं पॉलीसेक्राइड में। अब देखो पॉलीसेक्राइड में 2 से अधिक मॉलिक्यूल होते हैं, उन्हें हम पॉलीसेक्राइड कहते हैं। इसके एग्जांपल याद रखना, स्टार्च, स्टार्च, स्टार्च। देखो जितनी भी हरी पत्तियां होती है, घास फूस होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, नरम नरम पत्तियां होती है, उसमें पाया जाता है स्टार्च, ठीक है? या गेहूं का जो छिलका होता है, भूसी होता है, उसमें पाया जाता है स्टार्च। इसी स्टार्च का इस्तेमाल करके कैप्सूल वगैरह बनाया जाता है। समझ में आया? तो स्टार्च कहाँ पाया जाता है? पेड़ पत्तियों के मुलायम मुलायम, पेड़ों के मुलायम पत्तियों में, घास फूस में, ठीक है? और गेहूं के छिलके में स्टार्च पाया जाता है, गेहूं के छिलके में स्टार्च पाया जाता है। इतना क्लियर हुआ? ओके। उसके बाद दूसरा होता है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। बताओ जब हम सेल पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था जो पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स का बाहरी आवरण सेल वॉल किससे बना होता है? सेल्यूलोज से बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है, ठीक है? सेल्यूलोज से बना होता है। और इसका तीसरा एग्जांपल होता है काइटिन, काइटिन। अबे काइटिन का क्या होता है? तो देखो काइटिन कीड़े मकोड़े के बाहरी जो आवरण होता है उसमें पाया जाता है। या मछली, मछली देखो, मछली ये होती है ना मछली। तो देखो मछली का ये ऊपर वाला जो सेहरा रहता है ना, जिसको मछुआरे जो रहते हैं मछली काटने वाले उसको पहले छुला देते हैं, तो मछली का ये ऊपर वाला सेक्शन इसमें पाया जाता है काइटिन, ठीक है? काइटिन, इसी को हम काइटिन कहते हैं। या अगर कोई कोई तुमको ये मिल जाए क्या कहते हैं, तिलचट्टा मिल जाए, तिलचट्टा यानी कॉकरोच मिल जाए, कॉकरोच, तो कॉकरोच अगर हम देखेंगे, कॉकरोच,
तो कॉकरोच का ये जो बाहरी कवर होता है, कॉकरोच का जो बाहरी कवर होता है, ये उसका पंख, उसके पंख किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। उसका पंख किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। समझ में आया? उसका पंख काइटिन का बना होता है, काइटिन का, काइटिन। तो कीड़े मकोड़ों के बाहरी आवरण में पाया जाता है काइटिन। काइटिन, सेल्यूलोज, स्टार्च आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स। पॉलीसेकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट। इसलिए कीड़े मकोड़ों को जो मेंढक होता है या जो आपका ये लिजर्ड वगैरह होते हैं, वो सब घपाक से खा जाते हैं और उनको मीठा मीठा लगता है, उनको कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। समझ में आया? तो हमको पता है कि बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए सबसे पहली चीज है कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत। कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा कहाँ? मिलेगा कार्बोहाइड्रेट्स? ये सारी मीठे चीजों में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, सारे मीठे चीजों में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब देखो, ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इनसे हमें एनर्जी मिलता है। एनर्जी मिलता है कितना एनर्जी? तो अगर एक कार्बोहाइड्रेट, जैसे सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म वाला कार्बोहाइड्रेट रहे, अगर उसको तोड़ा जाए, ब्रेक किया जाए, वैसे तो उसे ब्रेक होने में ज्यादा टाइम लगता नहीं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितने? 1 ग्राम। 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं तो हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल जाती है। यानी आप 2 चना भिगो कर खा लेते हो तो चने में क्या पाया जाएगा? चना मीठा लगता है, हल्का सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा। 2 चने के दाने में आपको 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिल जाएगी। 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी ऊर्जा मिल जाएगी। और हम एक इंसान को दिन भर में एवरेजली 2500 किलो कैलोरी, 2500 किलो कैलोरी पर डे ऊर्जा की जरूरत रहती है। समझ में आया? कितना? 2500 किलो कैलोरी की जरूरत रहती है। अगर हम इससे कम खाते हैं, 2500 किलो कैलोरी से कम एनर्जी को लेते हैं, तो हमारी बॉडी धीरे धीरे वीक होती जाएगी। 2500 से अधिक लेते हैं तो हमें फैट बनना शुरू हो जाएगा और आगे साल, 4 साल, 5 साल बाद जाकर के हमारी तोंद निकल आएगी। समझ में आ गया? तो कार्बोहाइड्रेट बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? अब देखो, कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म होता है फैट। अगर कार्बोहाइड्रेट बॉडी में यूटिलाइज ना हो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट अगर बॉडी में यूटिलाइज ना हो तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाती है। मैं समझाता हूं। जैसे तुमने बहुत मीठा मीठा चीज खाया, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, बहुत मीठा मीठा चीज खाया। अब ये सी मैं कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। अब वैसे कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो हमें एनर्जी मिलती है। मान लो कि दिन भर में तुमने काम किया और ये एक मॉलिक्यूल टूट गया और इससे एनर्जी मिल गई, लेकिन ये 2 मॉलिक्यूल बचे रह गए। फिर कल ऐसे ही ये 2 मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाएंगे, कल ऐसे ही और 2 मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाएंगे, फिर और मॉलिक्यूल इकट्ठा हो जाएंगे। तो जैसे जैसे इकट्ठा होते जाएंगे, यही कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है फैट में। यही कार्बोहाइड्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है? फैट में। और जब फैट ऐसे इकट्ठा होने लगेगा तो उसे हम कहेंगे कोलेस्ट्रॉल। फैट इकट्ठा हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। अगर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया तो हमारी नसों में, जैसे नस होती है, नसों में यहाँ पूरा का पूरा फैट, ये कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा तो ब्लड फ्लो होने लगेगी दिक्कत। और अगर हार्ट की नसों में जम गया तो आ जाएगा हार्ट अटैक। हार्ट अटैक। तो जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है C6H12O6, वही सेम फॉर्मूला होता है फैट का। क्यों? क्योंकि फैट कुछ दूसरा थोड़ी है। कार्बोहाइड्रेट ही अगर बच गया तो स्टोर होते होते वो फैट बन जाता है, ठीक है। और फैट बच गया तो कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। समझे? कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। तो देखो, क्योंकि हमको पता था एक कार्बोहाइड्रेट के टूटने पर हमें 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती थी, लेकिन हमको पता है जो फैट है वो कई सारे कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना है ना, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना है। तो अगर मैं कहूंगा कि अगर एक फैट टूटेगा तो बताओ क्या हमें 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी? नहीं, इसमें तो ऐसे बहुत सारे 4.2 जुड़े होंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब 1 ग्राम फैट टूटता है, 1 ग्राम फैट टूटता है तो हमें 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, ठीक है। 1 ग्राम अगर फैट टूटेगा तो हमें
9.3 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। तुमने देखा होगा कि जो बैल रहते हैं, तो बैल का ये जो कुबड़ होता है, कुबड़, इसमें क्या भरा रहता है? फैट भरा रहता है, फैट। ये फैट हमें, हमारे शरीर को, जिसके अंदर फैट रहेगा उसको 2 फाइट मारोगे उसको असर नहीं करेगा। तो फैट हमें चोट से बचाता है, फैट हमें ठंड से बचाता है। इसलिए जो ठंडे प्रदेश के लोग होंगे, जैसे चाइना वाले एकदम मोटे मोटे सुअर की तरह होते हैं, मोटी चमड़ी वाले, चाहे रसिया वाले हो गए, चाहे जो कनाडा वाले हो गए, वो फैटी होते हैं, मोटे होते हैं, उनमें चर्बी ज्यादा पाई जाती है ताकि उन्हें ठंड से बचाया जा सके। समझ में आया? तो जो बैल का कुबड़ हो गया या ऊंट का जो कुबड़ होता है, ऊंट का कुबड़, वो क्या रहता है? वो फैट रहता है। समझ में आया? फैट कहाँ से मिलता है? तो जितनी भी हम मक्खन वगैरह खाएंगे, तेल वाला चीज खाएंगे, ठीक है, उन सारे तेल मक्खन वगैरह से हमें फैट मिलता है। तो फैट और कार्बोहाइड्रेट के बारे में कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्या फैट कार्बोहाइड्रेट अलग है? नहीं, कार्बोहाइड्रेट ही अगर जमा होता रहेगा तो फैट बन जाता है। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी प्रोटीन्स, मिनरल्स और वाटर वगैरह के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे।